So let's start class. Now pay attention class. Now we need to start with the third one. So we've done two financial assets. We've talked about two financial assets in detail. Cash को भी हमने detail में देखा है. Cash में then we talked about bank reconciliation statement. So that is major portion from cash from your examination point of view. इससे पहले जो हम लोगों ने कैश पढ़ा था, the theory, definition, cash equivalents, cash over and short, और उसके अलावा petty cash. इसके ऊपर there would be small MCQs questions, ठीक है? एक मार्क वाले, एक. After that we will have bank reconciliation. उसके ऊपर 7-8 MCQs, 7-8 मार्क्स उसके हो गए. Then we will move on to marketable securities, a full-fledged question. शायद 2-3 उसके ऊपर MCQs भी हो जाएं, 1 mark each. And after that we will have a full-fledged question where you will have to record each and everything: purchase, sale, mark to market, gain, loss, unrealized gain, holding gain, unrealized holding loss. I'll try and examine each and everything. मैं कोशिश करूंगा कि जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, यानी परचेज पहले, सबसे पहले मार्केटेबल सिक्योरिटी की परचेज, फिर उसके बाद सेल में अगर गेन किया तो गेन, लॉस दोनों, ताकि आपको दोनों की एंट्री आती हो, गेन लॉस की. उसके बाद मार्क टू मार्केट के अंदर फिर दो चीज़ें, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन, अनरियलाइज्ड होल्डिंग लॉस. इसके बाद फिर उसकी बैलेंस शीट में किस जगह पर लिखना है, बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन, ओके, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, ओके. वो फिर उसके बाद अगर गेन लॉस है वो कहाँ पर जाएगा, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन लॉस है वो कहाँ पर जाएगा. तो ये सारी चीज़ें फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज. Then we will move on to account receivable. So today we are starting off with account receivable. Now account receivable, general idea तो सबको है ना, what are account receivable? Yes sir. ठीक है, when you sell on credit and the person is not paying, so an account receivable is created. Account receivable होता क्या है? It's an asset. अच्छा ठीक है. When you are collecting your account receivable, तो मैंने कहा हमेशा इस तरह होता है कि कुछ ना कुछ रह जाता है. कभी इस तरह नहीं होता कि सारी की सारी क्रेडिट सेल्स यू आर एबल टू कलेक्ट ऑल ऑफ योर क्रेडिट सेल्स. एट टाइम्स सम ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल विल बी अनकलेक्टेबल, सो वी कॉल इट एज अनकलेक्टेबल, जो कि आपको नहीं मिलेगा. अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल. दिस आइडिया इज क्लियर ऑफ अनकलेक्टेबल? अनकलेक्टेबल इज क्लियर? ओके. सो नाउ when you sell something on credit, you would normally give a time period to that person to pay off. मैं अली को मार्कर्स बेचता हूँ लेट्स से, और मैं अली से कहता हूँ कि आपने इसकी पेमेंट 1 महीने के अंदर करनी है, 2 वीक्स के अंदर करनी है, 3 वीक्स के अंदर करनी है. व्हाट आर द क्रेडिट टर्म्स, वट एवर आर योर क्रेडिट टर्म्स. ये क्लियर है? ये बात कहीं पहले पढ़ी हुई है? क्रेडिट टर्म्स नहीं पढ़ा? इस तरह की कोई चीज पहले कभी देखी है? 2, 10 and 30, these are your credit terms. इससे पहले अकाउंटिंग में ये चीज नहीं देखी? ओके. चले मैं देखता हूँ आगे, अगर टाइम मिला और कहीं पे ये आया तो मैं आपको बता दूंगा. सिर्फ फिलहाल दिमाग में इतना रखें कि whenever you buy on credit, as customers, whenever you buy or whenever I'm selling, the organization is selling on credit, they would normally have some credit terms, which means the agreement according to which you have to pay. Now this term would actually mean 2% discount when you pay within 10 days. 10 दिन के अंदर अगर आपने दिए तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दे दूंगा. मैंने आपको ये 2 मार्कर बेचे 100 रुपए के, लेकिन मैं कहता हूँ यार अब इससे पैसे लेने हैं, ऐसे करता हूँ, इसे थोड़ा सा लालच देता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार 10 दिनों के अंदर 2% डिस्काउंट दे दूंगा. 2, 10 and 30. N is nil, so no discount in 30 days. So that means your time period is 30. 30 days के अंदर you have to pay. ठीक है? अगर 30 days से ज्यादा हो गया, 30 days से ज्यादा हो गया, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? Overdue, past due. Come on. What's wrong? जी सर. माज ये क्या है? सर ये तो कंप्लेंट करें, हमारा टाइम गायब हो गया सर. हम उधर
गेम छोड़ के पैसे दे दिए हैं ओके लेट्स सी ओके अब हम यहाँ से खुद मैनुअली एक एक कर पूछेंगे. सो वी एक्चुअली कॉल इट एज पास्ट ड्यू. ठीक है, जब आपके वो 30 डेज गुजर जाने, जो भी टाइम पीरियड आपको गिवन है, 40 डेज है, जो भी है, 20 डेज है, तो जब आपके क्रेडिट टर्म्स का टाइम पीरियड गुजर जाए, वी एक्चुअली कॉल इट पास्ट ड्यू. जितना जितना टाइम गुजरता जाता है उतना उतना द चांसेस ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम यू इज लेस व्हेन यू आर दी डेटर. अगर आपने किसी को कर्ज दिया एंड इट इज पास्ट ड्यू, और जितना ये पास्ट ड्यू ज्यादा होता जाएगा उतना चांस कम है कि आप लोग पैसे वापस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट. इफ आई सेल समथिंग टू यू ऑन क्रेडिट, you need to pay back, and I give you some credit terms, I give you some discount so that I can get back the payment quickly. If you do not pay within that discount period, so you need to pay the full amount. If you do not pay within the time which is given to you, then it becomes past due. The more it becomes past due, there are less chances that it will be recovered. So if there is a debtor और उसको मैंने सेल किया एंड इट इज 6 months पास्ट ड्यू, 6 महीने हो गए हैं, तो फिर चांस है, बहुत कम चांस है कि ये पैसे वापस करेगा. अगर एक और को मैंने ट्रेड सेल की और उसको सिर्फ 1 महीना पास्ट ड्यू हो गया, 1 महीना ऊपर हो गया, तो फिर चांस है कि वो पैसे, कुछ चांस है कि वो पैसे दे देगा. लेकिन जिसके 6 महीने हो गए उसका कम चांस है. तो जितना टाइम ज़्यादा होता जाएगा उतना चांस कम होता जाएगा दैट द अमाउंट विल बी रिकवर्ड. Now, how do you actually record it? I said it is uncollectible ना, ये uncollectible होता है. इसको हम लोग बोलते हैं जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी आप उसे कहते हैं कि वो uncollectible है. कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी, बस कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी. मैं ये नहीं करता कि मैं उसको हटा देता हूँ, बिल्कुल मैं इस इंतज़ार में होता हूँ कि हाँ ये मिल जाएगी, और जब मुझे कंफर्म हो जाए ना कि ये नहीं मिलेगी तो फिर मैं उसको हटा देता हूँ. फिर मैं कहता हूँ यार ये नहीं मिलेगी. ठीक है, तो सो देयर आर 2 अप्रोचेस टू इट. हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों यहाँ पे पढ़ेंगे कि या तो डायरेक्ट राइट ऑफ आप कर देते हैं या आप कहते हैं कि नहीं यार डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं. देखते हैं, उसको भी देखते हैं. ठीक है, ओके. सो नाउ रिफ्लेक्टिंग अनकलेक्टेबल अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नाउ हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट दीज अनकलेक्टेबल अकाउंट? वो लोग जो कि पैसे नहीं दे रहे, जो कि अनकलेक्टेबल है, उसको मैं किस तरीके से लिखूंगा? सो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आई विल लुक एट ऑल माई डेटर्स. जो पीरियड खत्म होगा, चाहे 1 महीने का है, चाहे आपका 6 महीने का है, 1 साल का पीरियड है, तो मैं उसके बाद देखूंगा अच्छा यार कितने डेटर्स है मेरे, अकाउंट रिसीवर्स कितने कितने हैं, ये इसके कितने महीने हो गए कि इसका कितना टाइम, इसका टाइम कब पूरा हुआ था, 1 महीना का जो मैं टाइम देता हूँ नॉर्मली सबको, वो पूरा हुआ इस जगह पर, तो इसको कितना टाइम ओवर हो गया है, कितना पास्ट ड्यू हो गया है, उसके मुताबिक आई मेक एन एस्टिमेट. I make an estimate. Now you need to keep this thing in your mind that this is an estimate. ये एक अंदाजा है, ये गलत भी हो सकता है. क्या पता वो दे दे पैसे, क्या पता पैसे दे दे, क्या पता वो वाकई सच बोल रहा हो, उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, वो कहीं चला गया हो, बाहर चला गया हो, किसी और कंट्री चला गया हो, वापस आएगा दे देगा. सो दिस एक्चुअली इज एन एस्टिमेट. ये मेरा अंदाजा है. ठीक है, दिस इज एन एस्टिमेटेड फिगर. सो यू नीड टू रिकॉर्ड एन एस्टिमेट ऑफ द अनकलेक्टेबल अकाउंट्स. कि अब इन अकाउंट्स में से कितने पैसे मिलेंगे, कितने पैसे नहीं मिलेंगे, मैं एक अंदाजा लगाता हूं. ठीक है, अंदाजा. वो अंदाजा बेसिकली इस बात पे होता है कि कितना टाइम गुजर गया है. जिसका ज्यादा टाइम गुजर गया मैं कहता हूं ये नहीं मिलेगा, या इसमें 50% मिलेगा. जिसका कम टाइम गुजरा मैं कहता हूं यार इसमें 80% मिल जाएगा, 20% नहीं मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी डिसाइड. वो भी आगे आ रहा है, उसको बोलते हैं एजिंग एनालिसिस, वो भी अभी आगे आ जाएगा. ओके, सो नाउ व्हाट इज द जर्नल एंट्री? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी अगर आपने अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है? देखें, अनकलेक्टेबल अकाउंट्स, जो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, अगर आपको कोई पैसे नहीं मिलेगा तो ये आपका एक्सपेंस हुआ. सो वी एक्चुअली कॉल इट एज अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस. अनकलेक्टेबल अकाउंट्स एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है. एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? एक्सपेंस क्या होते हैं? ठीक है, याद है ना रूल्स हमने क्या पढ़े थे? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये दोनों एक साथ आती हैं, एंड रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड. ठीक है, ओके, ये हमने रूल पढ़ा था. अब
चूंकि अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस सो इट विल बी डेबिटेड, इसको तो मैं डेबिट कर दूंगा। अब मैं क्रेडिट किस चीज़ को करूं? अब मैं क्रेडिट किस चीज़ को करूं? अब ये क्वेश्चन है। एक्सपेंस तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, अंदाज़ा लगाया, ये सब मेरे डेटर्स हैं, इसने 1 महीना पहले कर्जा लिया, इसने 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने। तो मैं कहता हूँ 6 महीने पहले इसने कर्जा लिया अली ने, तो इसका मतलब ये है कि चांस ज़्यादा है कि ये नहीं देगा, तो मैं इसका अमाउंट लिख लेता हूँ कि इतने पैसे अंदाज़ा, वंस अगेन एस्टिमेट, नहीं देगा। अच्छा यासीन, सॉरी, यासीन इतने पैसे नहीं देगा, माज इतने पैसे नहीं देगा, ठीक, इन तीनों का नाम याद नहीं, ओके, ये इतने पैसे नहीं देंगे। अब अगर ये सब मैं लिख दूं तो इसको तो मैं एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन फिर क्रेडिट किस चीज को करूं? दिस इज द क्वेश्चन ना, क्रेडिट किस चीज को करूं? नहीं, क्रेडिट किस चीज को करूं? देखिए आप लोग मेरे डेटर्स हैं ना, आप लोग मेरे डेटर्स हैं, आप लोग मेरे क्या हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल हैं आप लोग मेरे। इसका मतलब आप लोग का बैलेंस मेरे पास क्या आता है? डेबिट ना, डेटर्स है ना आप लोग मेरे, ठीक है, ये मेरा एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल इज माय एसेट ना। जब मैं सेल करता हूं सो व्हाट डू आई रिकॉर्ड? आई रिकॉर्ड, व्हाट डू आई डू व्हेन आई रिकॉर्ड सेल्स? नथिंग इज वर्किंग। ओह, इट्स वर्किंग। अच्छा, तो मैं क्या चीज रिकॉर्ड करता हूं जब मैं सेल करता हूं? हाउ डू आई रिकॉर्ड सेल्स? कैश डेबिट, कैश आएगा ना, लेकिन ये तो कैश सेल नहीं है ना, दिस इज नॉट अ कैश सेल, दिस इज अ अकाउंट। तो अकाउंट रिसीवेबल जब होता है उस सेल को क्या बोलते हैं? व्हाट सॉर्ट ऑफ सेल इज दिस? व्हाट डू वी कॉल इट? सेल। वो किस किस्म की सेल है? कैश सेल का मतलब होता है जिसमें पैसे आपको मिले ना, जिसमें आपको पैसे ना मिले वो कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज अ क्रेडिट सेल। ओके, सो देयर इज अ क्रेडिट सेल और वी से यू सेल ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, ठीक है, आप क्रेडिट पे बेच देते हैं। सो यू मेड अ सेल ऑन क्रेडिट, सो दैट मीन्स कैश इज नॉट इन्वॉल्व, सो यू डू नॉट इन्वॉल्व कैश, यू रिकॉर्ड इट एज अकाउंट्स रिसीवेबल। ये डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या चीज होगी? क्रेडिट क्या चीज होगी? when you made a sale which is on credit, तो account receivable debit और revenue, sales revenue would be credited। हम normally sales लिखते हैं, ठीक है, so let's write it as sales, so sales would be credited। ये कर दिया मैंने, okay? इस तरह की बहुत सारी सेल्स हैं, मैंने इसको भी बेचा, सब कस्टमर्स हैं मेरे, ठीक, सब लोगों को मैं चीज़ें बेच रहा हूँ। कुछ लोगों ने पैसे वापस दे दिए, कुछ लोगों ने नहीं दिए। जिन्होंने नहीं दिए उसका मैं इंतज़ार करता रहा 30 डेज गुजर गए। 30 डेज के बाद इंतज़ार करता रहा, नहीं दे रहे। एंड ऑफ पीरियड आ गया। अब मैं कहता हूँ यार अकाउंट रिसीवेबल तो लिखा हुआ है कि कितने हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, किसी को मैंने 100 रुपये बेचा, किसी को मैंने 200, किसी को 300, किसी को 400 की सेल्स, किसी ने वापस भी कर दिया, ठीक, इसने वापस नहीं किया, इसने नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया वो इधर रह गए। अब इन लोगों के लिए जिन्होंने वापस नहीं किया, मुझे ये एंट्री करनी पड़ती है जो अभी मैं करने लगा हूँ, ठीक है, मुझे एक एंट्री करनी पड़ती है जो मैं करने लगा हूँ, क्योंकि हमने क्या कहा था कि अकाउंट रिसीवेबल को आप किस वैल्यू के ऊपर बैलेंस शीट में शो करते हैं? डू यू रिमेंबर व्हाट डिड वी से? अकाउंट रिसीवेबल को किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो करना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। और NRV हमने क्या कहा था कि व्हाट डज NRV स्टैंड फॉर? व्हाट डज इट मीन? सर कुछ पता नहीं चला, वो पैसे दे देगा ना। वो तो पता है ना कि वो लोग पैसे नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब मैं कहता हूं कि किसी चीज को NRV पे रिकॉर्ड करना है तो NRV का मतलब क्या है? That is the exact amount. नॉट द एग्जैक्ट अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट, लेकिन उसको बोलते क्या है? एस्टिमेटेड वाई एक्सपेंस रेवेन्यू। एक्सपेंस रेवेन्यू तो नहीं है आपका, ये तो आपने सेल किया है। एस्टिमेटेड, देखिए मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल है, पे अटेंशन क्लास, 3 + 4 + 5, सो हाउ मच अकाउंट रिसीवेबल डू आई हैव? कितने अकाउंट रिसीवेबल है मेरे पास? 7 + 5 कितने हो गए? 1200 का अकाउंट रिसीवेबल है। इन्होंने पे कर दिया है, 100 और 200 इन्होंने पे कर दिया, इनको मैंने यहां से हटा दिया,
ठीक, इन्होंने पे कर दिया, इन्होंने पे नहीं किया, 9 + 3 12, 1200 अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास हैं जिन्होंने पे नहीं किया। ठीक, इसको मैंने शो करना है बैलेंस शीट के अंदर। टाइम खत्म हो गया, पीरियड खत्म हो गया, 1 साल हो गया, 6 महीने व्हाटएवर। इसके बाद अब मैंने बैलेंस शीट बनानी है, अब मैंने इसको लिखना है, तो मैं कितना लिखूं? मैं ये 1200 वहां पर लिखूंगा। ठीक है, यही होता है ना, जो भी अकाउंट का बैलेंस आता है आप उठा के बैलेंस शीट में लिख देते हैं, इसी तरह करते हैं ना आप। ओके, अब इसका क्लोजिंग बैलेंस तो 1200 आ रहा है, लेकिन मुझे जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है कि यू नीड टू रिकॉर्ड इट एट NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल, व्हाट इज रियलाइजेबल? सर क्या आप रियलाइज कर सकते कि हमें इतने पैसे मिलेंगे, हमें कितने पैसे मिलेंगे। मिलेंगे, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्टिमेटेड वैल्यूएबल अमाउंट। अच्छा, एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट, कि कितने पैसे मिलेंगे, कलेक्ट, कितने कलेक्ट कर सकूंगा। ठीक है, सो वी विल कॉल इट एज एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट। सो NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इज एक्चुअली योर एस्टिमेटेड कलेक्टेबल अमाउंट, कि कितने पैसे वापस मिलेंगे, अंदाजा, अंदाजन। 1200 मैंने लेने हैं लोगों से, लेकिन 1200 में से कितने पैसे मुझे मिलेंगे। ओके, 1200 में से कितने पैसे मिलेंगे, उसके कुछ तरीके हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको समझाया कि जो जितना पुराना कर्जदार है उतना चांस है कि वो पैसे वापस नहीं करेगा। ओके, ये एक तरीका है। एक और आसान तरीका होता है, यार टोटल कितने हैं, टोटल है 1200, बस 1200 में से 10% कर दो। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि 10% वापस नहीं आते, तो 1200 का 10% निकाल दे। ठीक, कैलकुलेट 10% ऑफ 1200 एंड दैट इज अनकलेक्टेबल, वो अनकलेक्टेबल है। ओके, बहुत सारी तरीके हैं, हम तरीके पढ़ेंगे आगे जाके। फिलहाल आई एम कंसर्न विद दी जर्नल एंट्री, कि अब जर्नल एंट्री क्या करूं। हमने कहा जर्नल एंट्री के लिए जो भी इसका अनकलेक्टेबल अमाउंट आ रहा है आपके पास, जो आपके दिमाग में आ रहा है, या जो भी तरीका आपने इस्तेमाल किया, लेट्स से हम कहते हैं 10% ऑफ 1200 विच इज इक्वल टू 120, ये 120 रुपीज वापस नहीं आएंगे, तो इस 120 रुपीज को इस अमाउंट में से माइनस होना चाहिए था। ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स मैं एंट्री करता हूं, मैं कहता हूं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, ये एक्सपेंस अकाउंट है तो ये डेबिट हो गया। अब इसका क्रेडिट किस चीज को दूं, इसका क्रेडिट किस चीज को दूं। अब एक थ्योरी तो ये कहती है, एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका ये कहता है, एक मेथड इसका ये कहता है कि यहां से माइनस कर दो डायरेक्ट। 1200 लोग हैं ना, इसमें से 120 लोग 120 रुपए वापस नहीं आएंगे, तो वो कहता है यार 120 को इसमें से माइनस कर दो बस। लेकिन फिर हम कहते हैं नहीं, क्या पता इसमें से वो 120 वाले फिर वापस आ जाएं, तो इसमें से इस वक्त माइनस मत करो, क्योंकि ये तो अंदाजा है, 120 रुपए मेरा अंदाजा है। तो वो कहता है नहीं, अच्छा तरीका ये है कि हम ये करें कि हम अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को तो डेबिट कर दें, और इसके नीचे एक चीज क्रिएट करें जिसको हम बोले अलाउंस। अलाउंस विच इज अ प्रोविजन, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। डाउटफुल अकाउंट्स यानी मुझे शक है इन लोगों पर कि ये लोग पैसे वापस नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक अलाउंस क्रिएट कर दो, एक प्रोविजन क्रिएट कर दो। प्रोविजन बस मैंने क्रिएट कर दी, अगर कभी ये लोग वापस दे दें तो प्रोविजन को वापस कम कर दूंगा, प्रोविजन है ना, मैंने यहां से तो नहीं काटे। एक प्रोविजन, एक अलग से एक नया अकाउंट खोल दिया, यहां पर एक नया अकाउंट खोल दिया, यहां पे उसका नाम रख दिया अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और ये हमेशा डेबिट होता है, तो इसको कम करना है तो इसको क्रेडिट करना चाहिए था, इसको क्रेडिट नहीं कर रहा तो इसकी बजाय इसको क्रेडिट करते हैं, इस अकाउंट को। ठीक है, इस अकाउंट को यहां पे क्रेडिट कर दें 120 रुपए से। फिर अगर कभी इनमें से किसी ने पैसे दे दिए, या मुझे कभी लगा कि ये गलत अंदाजा लगाया था, तो इसको दोबारा कम कर देंगे, बस यार कुछ कर देंगे, इसको सही एडजस्ट कर देंगे, बाद में देखेंगे फिर, बस फिलहाल एक अंदाजा लगाना है, इसको कर दें। और बैलेंस शीट में फिर क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में फिर हम लिखेंगे, बैलेंस शीट में सबसे पहले वी हैव कैश। ठीक, अकॉर्डिंग टू योर अमेरिकन स्टाइल से सबसे पहले कैश आएगा ना, कैश के बाद सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल। अब जब अकाउंट रिसीवेबल मैं यहां पर लिखूंगा ना, तो किस तरह लिखूंगा गौर से देखें। 1200 रुपए थे, ठीक, 1200 में से हमने कहा कि कितने लोग पैसे नहीं देंगे, अंदाजन 120, तो 120 को इसमें से माइनस कर देंगे, इधर मैं लिखूंगा ताकि नजर आए।
पता लगे लोगों को कि 1200 हैं, लेकिन मैंने प्रोविजन क्रिएट किया या अलाउंस क्रिएट किया 120 रुपए का, तो इसका मतलब कितने लोग पैसे देंगे? 1080। और इसको मैं कह दूंगा लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। इस तरह करके लिख दूंगा, बस इस तरह करके लिख दूंगा और यहां से कम कर दूंगा, तो बैलेंस शीट पे भी पता चल जाएगा कि कितना मेरा अलाउंस है। यहां पर ये एंट्री भी हो गई बस। So this is the journal entry, uncollectible account expense debit, allowance for doubtful account credit, and that's the balance sheet presentation. दोनों बातें क्लियर? दोनों बातें क्लियर? ओके। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, चूंकि एक्सपेंस अकाउंट है तो ये कहां पर जाएगा? एक्सपेंस अकाउंट्स कहां पर जाते हैं? एक्सपेंस अकाउंट्स कहां पर जाते हैं? इनकम स्टेटमेंट, इनकम समरी, ये वहां पे चला जाएगा। और वहां पर किस जगह पर जाएगा? इनकम समरी में किस जगह पर जाएगा? इनकम समरी में किस जगह पे जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं आपके पास? इनकम स्टेटमेंट, हाउ डज इट लुक लाइक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, फर्स्ट थिंग वी हैव इन एन इनकम स्टेटमेंट ये जर्नल एंट्री नहीं है, एंट्री ये है, ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है उसकी। फिर से बता देता हूं, पहले जरा मुझे ये बताएं, इसको कर लूं फिर वापस आता हूं। सो इनकम स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल्स रेवेन्यू, एंड देन वी सबट्रैक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट टाइम बताया था कि कौन से एक्सपेंसेस को पहले माइनस करना होता है। नहीं सर, ये नहीं बताया था। फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक, दिस गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट, देन यू सबट्रैक्ट, अब आ जाए। और इसमें कितने किस्म के एक्सपेंसेस हैं? जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, और इसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। सर ये तरतीब से लिखना होता है। बिल्कुल तरतीब से लिखना होता है, अगर आप तरतीब से नहीं लिखेंगे, सर हम तो कॉस्ट उस तरह करके लिखते थे लिखते थे, क्योंकि पहले आप बच्चे थे, जब आप बच्चे थे तो आप लाइन के ऊपर भी नहीं लिखते थे, आप लाइन से कभी नीचे जा रहे होते थे, कभी ऊपर जा रहे होते थे, कोई आपको कुछ नहीं कहता था। अब आपको लोग बोलेंगे, ठीक है, अब आप बड़े होंगे, ठीक। सो यू नीड टू लर्न इट। जी, What is the main difference between uncollectible expense और bad debt expense? हम वो अच्छा, ठीक है, वो भी करते हैं, अब उसका भी बताता हूँ आपको। बैड डेट। पहले इधर आए, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करें, फिर अली का क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन। ओके, सो नाउ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग। अब जरा मुझे ये बताएं, ये जो एक्सपेंस है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, ये अब इधर कहां पे आएगा? इज इट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ये मार्कर मैंने बेचा 20 रुपए का, इस मार्कर के ऊपर कॉस्ट कितनी की आई? 10 रुपए की। क्या ये 10 रुपए की कॉस्ट है? क्या ये इस मार्कर की कॉस्ट है? अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, ये इसकी कॉस्ट तो नहीं है ना? ये तो मैंने मार्कर खरीदा था, एक जगह से खरीदा 10 रुपए का, और फिर कस्टमर पे बेच दिया 20 रुपए का। ओके, तो ये भी नहीं है, आ जाए। जनरल एंड एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, जनरल एंड एडमिन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये इसमें कौन सा एक्सपेंस है? जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस में क्या चीज आती है? जनरल एंड एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग कौन से होते हैं? फिक्स्ड वेरिएबल जरूरी नहीं है, हर जगह पे फिक्स वेरिएबल हो सकता है, इधर भी फिक्स वेरिएबल हो सकता है, इधर भी फिक्स वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। ये सेलिंग एंड मार्केटिंग क्यों है? व्हाई इज इट सेलिंग एंड मार्केटिंग? अगर मैं आपसे कहूं, आप सब मेरे कस्टमर्स थे ना, अगर मैं आपसे कहूं ये मार्कर 10 रुपए का है, 10 रुपए दें, सॉरी 20 रुपए का बेच रहा हूं, 10 रुपए का तो मैंने खरीदा है, 20 रुपए का ये मार्कर बेच रहा हूं, कौन कौन खरीदेगा? ठीक है, नंग्याल ने पैसे देखे 20 रुपए है कि नहीं, ठीक है, उसके पास हुए तो वो मुझे दे देगा, सही है। ओके, व्हाट्स योर नेम? साद देखेगा 20 रुपए हैं, साद मार्कर खरीद लेगा, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो 2 खरीद लेगा। ओके, इस तरह जुबैर के पास 100 रुपए हैं, वो 5 मार्कर खरीद लेगा, ठीक। आप लोग सारे मार्कर खरीद रहे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये मेरे डेटर्स थे ना जिनको मैंने बेचा था। ओके, अब एक ऐसा अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे, अभी जहां पर हूं उधर रहे हैं, आगे ज्यादा मत भागे, ठीक है, पहले ये समझें फिर आगे जाएंगे। ओके, ओके,
इन्होंने खरीद लिया, इनके पास पैसे नहीं है, नहीं खरीद रहे। अब अगर मैं कहूं कि यार खैर है मैं कर्जे पर भी दूंगा, मतलब खरीद लें, पैसे दें 30 दिनों बाद, तो ये सब कहेंगे ओ दैट्स अ गुड ऑफर, दैट्स अ गुड ऑफर, सो लेट्स बाय। ठीक है, लेट्स बाय। सो पीपल वुड बाय। सो नॉर्मली योर सेल्स इंक्रीज व्हेन यू सेल ऑन क्रेडिट। Sales increase when you sell on credit. So the customers will have more time to pay and they can use the discount as well. इस डिस्काउंट को भी अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट मैं फर्दर देता हूं और भी सेल ज़्यादा करने के लिए, और इस बात के लिए कि आप कहें यार कीमत और भी कम हो जाएगी 20 रुपीज़ से, तो बस पैसे जल्दी इसको दो, 10 दिनों के अंदर पैसे दो तो अच्छा है, फिर दोबारा खरीद लूँगा। सो दैट्स व्हाट पीपल डू। सो this selling on credit is normally to increase sales, so that's why it is a selling and marketing expense. So your uncollectible account expense is a selling expense, allowance for doubtful account। अच्छा अब इस पे भी आते हैं, ये क्या चीज़ है। अब ये allowance for doubtful account ये क्या चीज़ है, ये जो मैंने इधर अकाउंट बनाया allowance for doubtful account ये क्या चीज़ है, इसका नेचर क्या है। क्या इसको मैंने क्रेडिट किया था ना, क्रेडिट किया था। क्रेडिट में किन अकाउंट्स को करता होता हूँ, लायबिलिटी अकाउंट्स को और रेवेन्यू अकाउंट्स को। ये लिखा हुआ है लायबिलिटी, रेवेन्यू, ओनर्स इक्विटी। इज इट अ लायबिलिटी अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट? नहीं। इज इट अ ओनर्स इक्विटी? नहीं। इज इट अ रेवेन्यू? ये रेवेन्यू है। और इज दिस द रेवेन्यू? ये रेवेन्यू था ना जब मैंने चीजें बेची। क्या ये रेवेन्यू है कि मैं कहता हूं कि ये लोग पैसे वापस मुझे नहीं दे सकते, तो अंदाजन 120 रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए ये अकाउंट खोल दो, तो ये मेरा रेवेन्यू तो नहीं हुआ। लेकिन एक्सपेंस भी तो ये नहीं, एक्सपेंस तो ये है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, एक्सपेंस तो ये है ना। व्हाई इज इट रेवेन्यू? इट्स नॉट अ रेवेन्यू एट ऑल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर, हाँ, सो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज वापस नहीं मिलेगी अंदाजन। ओके जी ना, क्या लायबिलिटी? डू आई नीड टू पे समवन दिस अमाउंट? ना, I have to get 1200 rupees. Out of this 1200 rupees 120 is doubtful, शक में है, नहीं मिलेगा, शक में है, doubtful, so it's doubtful account। ओके, शक में है कि वापस नहीं मिलेगा। यहां पर मैंने इस शक वाले पैसों को क्या किया? एसेट में से माइनस किया। तो जब कोई चीज एसेट के अगेंस्ट होती है ना, तो या तो वो लायबिलिटी होती है, ऑब्वियसली एसेट के अगेंस्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी होती है ना, या उसको हम कहते हैं कि इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट। कॉन्ट्रा एसेट, एसेट के अगेंस्ट, कॉन्ट्रा एसेट। जिस तरह आप लोगों ने डिप्रिसिएशन पढ़ी है, एग्जैक्टली, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वाज अ कॉन्ट्रा एसेट, तो इसी तरह ये भी कॉन्ट्रा एसेट है। ठीक है, कॉन्ट्रा एसेट है, इसी वजह से देखिए बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो हो रहा है। अगर ये लायबिलिटी साइड पे शो हो रहा था देन वुड हैव बीन अ लायबिलिटी। हैड इट गॉन टू इनकम स्टेटमेंट इट वुड हैव बीन एक्सपेंस और रेवेन्यू, लेकिन उधर भी नहीं गया। ये आया बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे आया, एसेट है लेकिन एसेट से माइनस हो रहा है, सो कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया सो फार? ओके, अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूं। अली का क्वेश्चन क्या था कि इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ठीक है, सो लेट्स गो थ्रू इट अगेन। जितना मैंने समझाया उसको दोबारा से बता रहा हूं। ओके, लेट्स गो थ्रू इट अगेन। Whenever I sell something, I record it as cash. When I receive cash, cash debit, sales credit. So this is my normal entry when I sell. Cash debit, sales revenue credit. But this is for cash sales. This is called cash sales. What if I sell on credit? Credit means that I will be receiving this amount sometime in the future. Whatever is the agreement between me and the buyer और माई कस्टमर, उसके दरमियान मेरा एग्रीमेंट क्या है? मेरा एग्रीमेंट ये है 10 दिनों के अंदर दोगे 2% डिस्काउंट दूंगा, 30 दिनों के अंदर दोगे कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, लेकिन 30 दिनों के अंदर मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, ओके, दैट्स माई एग्रीमेंट। हो गया, मैंने इन लोगों को चीज़ें दे दी। अब जब मैंने इनको चीज़ें दी तो सेल की है, आई नीड टू रिकॉर्ड सेल क्रेडिट, बट आई डिड नॉट रिसीव कैश। सो व्हाट डू आई रिसीव?
आई मेक अ अकाउंट रिसीवेबल के इनसे पैसे लेने हैं, इनसे पैसे लेने हैं, सो दैट इज माई एसेट कि मैं इनसे पैसे लूंगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ओके, मैं इंतजार करता हूं ये पैसे देंगे, इनमें से कुछ लोग पैसे दे देते हैं, जो पैसे देता है उसके मैं यहां से अकाउंट रिसीवेबल कम कर देता हूं। ठीक है, जब लोग पैसे देते हैं, सो व्हाट डू आई डू, कैश डेबिट, लोगों ने पैसे दे दिए, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया, क्रेडिट, बस पैसे मिल गए। जो लोग पैसे नहीं दे रहे उनके साथ क्या करूं, क्या ये कभी भी पैसे नहीं देंगे, मुझे नहीं पता, क्या पता ये ना दे, लेकिन हर साल के आखिर में, पीरियड के आखिर में, लेट्स कॉल इट पीरियड, हर पीरियड के आखिर में मैं अंदाजा लगाता हूं कि कितने लोग पैसे नहीं देंगे। वो अंदाजा लगाने के डिफरेंट तरीके हैं, बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर आसान तरीका देखते हैं कि मैं कहता हूं जितने लोगों ने अब तक पैसे नहीं दिए उसका 10% नहीं देंगे। ओके, 1200 रुपए जिन्होंने अब तक पैसे नहीं दिए, इसका 10% इज 120, सो 120 इज डाउटफुल, शक में है कि नहीं मिलेंगे। ओके, सो आई नीड टू रिकॉर्ड दिस डाउटफुल अकाउंट। अब मैंने इसको रिकॉर्ड करना है, तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस। इसका नाम है अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, इसको मैं एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता हूं। ये एक्सपेंस चला जाता है इनकम समरी में, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ओके, ये भी सही हो गया। ये जो है ये क्या चीज है, अब मुझे चाहिए था कि मैं यहां से 120 लोग पैसे नहीं देंगे, 120 यहां से माइनस कर दूं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इसको खराब नहीं करो, एक और अकाउंट खोल दो और इसको क्रेडिट कर दो। इसको क्रेडिट करने की बजाय इसको क्रेडिट कर दो। इस अकाउंट का नाम है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। इसका नेचर क्या है, इट्स अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट, एसेट के अगेंस्ट। तो जब मैं इसको बैलेंस शीट में लिखूंगा एसेट कॉन्ट्रा एसेट माइनस, जिस तरह मैं डिप्रिसिएशन का लिखता था ना, एसेट लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसी तरीके से मैं ये लिखता हूं, एसेट विच इज अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 120, सो दिस इज योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू कौन सी है, ये है, ये टोटल अमाउंट, ये क्या है, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, जो शक में है कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे। जी क्लियर अली, डज इट मेक सेंस? हाँ, ओके नूरखानी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है, बैड डेट एक्सपेंस। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आधे आधे हैं, ठीक है, आधे मुसलमान हैं हम, आधे हम पता नहीं क्या हैं, ठीक है, हम बिल्कुल बहुत अच्छे मुसलमान हैं। ओके, हम आधे ब्रिटिश हैं और आधे अमेरिकन हैं, ठीक। अब हम ब्रिटिश भी सुन रहे होते हैं इंग्लिश, हम अमेरिकन इंग्लिश भी सुन रहे होते हैं, तो हम जो इंग्लिश अपनी बनाते हैं फिर वो पाकिस्तानी इंग्लिश होती है, ठीक है, वो मिक्सचर बन जाता है। अब ये टर्म्स का फर्क है, दिस इज ओनली द डिफरेंस इन टर्म्स एंड वी विल स्टडी दैट लेटर। अभी आगे जाके ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज व्हिच वी आर यूजिंग। ओके, यहां तक क्लियर? क्लियर सो फार? सो फार सो गुड। एक एंट्री हमने सीख ली है, लेट्स मूव ऑन। दिस इज हाउ यू विल शो इट इन द बैलेंस शीट, अकाउंट रिसीवेबल, ये मैंने लिख दिया, लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, और जो इसका रिजल्टेंट है 1080, दिस इज कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये भी क्लियर हो गया, ये भी हमने कर दिया। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट द बिजनेस एक्सपेक्ट्स टू कलेक्ट। मैं कितना कह दूं कि अंदाजा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे वापस, दैट इज कॉल्ड एज NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आगे जाएं। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, when an account is determined to be uncollectible, it no longer qualifies as an asset and should be written off. Write off, हटाना, ठीक है। अब write off किसको करना है? When an account is determined to be uncollectible. अब अगर मैंने 120 रुपए अंदाजा लगाया था ना कि 120 रुपए नहीं मिलेंगे, अब अली पाकिस्तान छोड़ के चला गया, अली पाकिस्तान छोड़ के चला गया, मैं अली से पैसे लेने जाता हूँ। अब मैं तो इस तरह नहीं छोड़ सकता ना अपने कस्टमर को, आई नीड टू कलेक्ट, तो मैं कलेक्शन के लिए भिजवाता हूँ, मैं कलेक्शन के लिए भिजवाता हूँ, मेरा सेल्समैन या जो भी है वो जाता है, रिकवरी टीम जाती है, देखती है अली का दरवाज़ा बंद, लॉक लगा हुआ है, अली हैज़ लेफ्ट द कंट्री, ठीक है। अब क्या करूँ? नहीं, 120 सारे अली के नहीं थे, ये 3 लोगों के थे। 120 में देखें 300 वाला भी है, 400 वाला भी है, 500 वाला भी है। मैंने कहा सब 10% नहीं दे रहे, 10% इसका निकाला 30, इसका 10% 40, इसका 10% 50, 50 + 40 + 30 120। ओके, अच्छा ये हो गया।
अब मैं कहता हूँ यार अली तो चला गया, अब क्या करूँ? बस यार अब इसको, अब कंफर्म हो गया, पहले अंदाज़ा था, अब कंफर्म हो गया कि ये पैसे नहीं दे रहा, चला गया ना, खुदा ना खास्ता कोई कस्टमर है मेरा और मर जाए तो मैं उसको भी राइट ऑफ करूँगा, इसको राइट ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ कर दूंगा। कस्टमर मेरा छोड़ के चला जाए कंट्री, जो हमने एग्जांपल देखी, राइट ऑफ। थर्ड एग्जांपल इज व्हेन योर कस्टमर डिक्लेयर्स या इज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, बस डिक्लेयर हो गया कि बैंकरप्ट, तो बस जब बैंकरप्ट है तो बस गया, पैसे नहीं मिलेंगे, जितने मिलेंगे वो मिल जाएंगे, लेट से कुछ नहीं मिल रहे। अब अगर मुझे उससे कोई भी पैसे नहीं मिल रहे तो फिर यार इसको यहाँ से हटा देना, इसको यहाँ पे आपने क्यों रखा हुआ है? लेट से ये वाला जो कस्टमर है, ये वाला 400 वाला, ये राइट ऑफ, इसको राइट ऑफ करना है, कंफर्म हो गया है, बस ये नहीं देगा। अब जब ये पैसे नहीं देगा तो आपको क्या करना चाहिए कि अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट से इसको हटा दे, अब ये नहीं मिलने वाले पैसे। ओके, जब इसको यहां से हटाऊंगा तो अकाउंट रिसीवेबल को मुझे क्या करना पड़ता है? अकाउंट रिसीवेबल को क्या करूंगा? कम करूंगा ना, अकाउंट रिसीवेबल को कम करूंगा ना। सो व्हेन आई डू अ राइट ऑफ, whenever I write off an account receivable, so I will have to credit account receivable, account receivable credit कर दिए। ठीक, इसके कितने पैसे इसने देने थे मुझे? इसने मुझे देने थे 400 रुपये, 400 रुपये हटा दो उसके। ओके, 400 रुपये हट गए इसके, अब क्या करूं? डेबिट करूं। डेबिट किस चीज को करूं? जो अकाउंट आपने कहा था कि वो, तो उसका अकाउंट तो मैंने हटा दिया, उसका अकाउंट तो मैंने हटा दिया। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, यहां से आपने देखा, गुड। ओके, अच्छा अब जरा गौर से सुने। अब जब मैंने कहा था ना कि शक है कि कौन कौन लोग पैसे नहीं देंगे, तो उसमें ये 3 लोग थे, 1 2 3, इनके लिए मैंने अलाउंस क्रिएट किया था ना, अलाउंस क्रिएट किया था। तो अब अगर वो जो कस्टमर है, इफ आई हैव रिटन ऑफ दैट कस्टमर कि वो कस्टमर पैसे नहीं देगा, तो जो अलाउंस के अंदर जो पैसे मैंने लिखे हुए हैं कि वो नहीं देगा, अलाउंस में से भी वो पैसे निकाल दें। अलाउंस को जब आपने क्रिएट किया था, बनाया था, तो आपने अलाउंस को क्या किया था? क्रेडिट किया था ना। कॉन्ट्रा एसेट, देखिए दिमाग में रखें, कॉन्ट्रा एसेट, कॉन्ट्रा एसेट, एसेट हमेशा क्या होता है? एसेट हमेशा डेबिट, तो कॉन्ट्रा एसेट क्या होगा? क्रेडिट होगा, सिंपल। एसेट हमेशा डेबिट होता है, सो कॉन्ट्रा एसेट वुड बी क्रेडिट। ओके, दिस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, ये क्रेडिट हुआ था। अब अगर एक बंदा पैसे नहीं दे रहा तो मैं अकाउंट रिसीवेबल में से इसके पैसे हटा दूंगा। तो जब अकाउंट रिसीवेबल में से इसके पैसे हटा दिए तो फिर अलाउंस में से भी इसके पैसे हटा दें, ठीक है, अलाउंस कम हो जाएगा। अलाउंस जो है वो कॉन्ट्रा एसेट है, क्रेडिट अकाउंट है, तो अगर इस अलाउंस को कम करना है तो फिर क्या करूंगा? अगर अलाउंस को कम करना है, ये अलाउंस का अकाउंट था, ये क्रेडिट होता है, तो जब इसको कम करना है तो उसको क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो यहां पर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, क्लियर? सो whenever you write off, whenever you create an account, whenever you create the allowance account, so allowance for doubtful account is created. When you write off a customer, you have to debit allowance for doubtful account. क्लियर हो गया? 2 एंट्रीज हमने सीख ली, ठीक है। सो 2 एंट्रीज हमने सीख ली, लेट्स मूव ऑन। Assume that on January 5th, K Max determined that Jason Clark would not pay the 500 he owes. K Max would make the following entry. अब अगर आपको पता चल गया कि K Max जो है वो उसका एक कस्टमर है, उसका नाम है जेसन क्लार्क, और जेसन क्लार्क के जिम्मे कितने पैसे हैं? 500 रुपए जेसन क्लार्क ने मुझे देने हैं। लेकिन अब मुझे पता चल गया जेसन क्लार्क मर गया या भाग गया या बैंकरप्ट हो गया, तो इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए पहले अकाउंट रिसीवेबल में से इसको हटा दूंगा।
अकाउंट रिसीवेबल में से इसको जब हटाऊंगा तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट और साथ इसका नाम लिख दूंगा ताकि सब्सिडरी लेजर्स बताया था ना, सब्सिडरी अकाउंट्स बताया था, बाद में बताऊंगा। वो बाद कब आएगा यार? ब्रेक के बाद। सर ओके। लेकिन आप कह रहे हैं कि मर जाते फिर भी तो उसके घर वाले से आप हाँ, आप रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। आप उसके जो एसेट्स होते हैं, अब होता क्या है, एसेट्स जो होते हैं उसके उस एसेट्स के थ्रू उसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है जब भी कोई मरता है या कोई बैंकरप्ट होता है। लेट्स से उसके एसेट्स हैं 1000 और उसकी लायबिलिटीज हैं 1 लाख, तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा ना, तो फिर उस केस में आपको राइट ऑफ करना ही पड़ेगा। जितना रिकवर हो जाए वो आप रिकवर कर देंगे, कैश डेबिट वो आपको मिल गया, और जितना नहीं हुआ उसके लिए ये कर देंगे। सर अगर कोई बीमार हो जाए, कोमे में चले जाए, भूल जाए, नहीं, भूल इसे नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मली इन राइटिंग्स होती हैं, इसे ये भूल नहीं सकता। एक्सीडेंट हो गया तो मर जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिंदा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा, तो दिस व्हाट वी से कर्जदार चाहो चले, तो आप उसको जाके मारेंगे तो नहीं ना, आप उसके लिए अलाउंस क्रिएट कर देंगे, जाते रहेंगे उसके पास, यार पैसे दो, वो नहीं देगा, बस पड़ा रहेगा आपके पास। लेकिन जब कंफर्म हो जाए, जुबैर कंफर्म हो जाए कि वो नहीं दे रहा, को अनेबल, बस पता चल गया, राइट ऑफ, कोमा में चला गया, आप कहेंगे अच्छा यार उसके जो एसेट्स हैं उससे ले लेंगे, आप बंदे को भिजवाएंगे, वो देखेगा, वो कहेगा सर उसके तो कोई एसेट ही नहीं है, वो तो बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन बस राइट ऑफ कर दे यार। कोई बदमाशी करे यू नॉर्मली आगे पढ़ेंगे फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, हम वो काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट रिसीवेबल किसी बदमाश को दे देते हैं। हम कहते हैं सुने, हम कहते हैं 500 रुपये, ये 400 रुपये में मुझसे खरीद लो, 400 रुपये में मुझसे खरीद लो, 400 रुपये उससे ले लूँगा, अपने पास लिख दूंगा 400 रुपये, मैंने तो 400 रुपये से रिकवर कर लिए, बाकी गए, बाकी राइट ऑफ हो गए, ठीक। अब वो उससे रिकवर करेगा 500, ठीक है, और शायद वो उसको ये भी कहे कि मैंने ये और ये इसके ऊपर मेरा खर्चा ये हुआ तो मुझे 700 रुपये निकालो। अब वो उसका काम है कि वो कितने रिकवर करता है। सो नॉर्मली दोज पीपल हु आर योर अकाउंट रिसीवेबल रिकवरिंग और फैक्टरिंग कंपनीज, हम आगे पढ़ेंगे फैक्टरिंग होती है, तो ये लोग देन रिकवर मनी, यस यू कैन डू दैट, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। हाँ, दिस इज हाउ यू डू इट, होता है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अकाउंट रिसीवेबल जे क्लार्क, उसका कस्टमर का नाम, पे अटेंशन साथ, अकाउंट रिसीवेबल जे क्लार्क 500 क्रेडिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 500 डेबिट। आपने ये कर दिया, आपका राइट ऑफ कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों ने अगली स्टोरी देखनी है कि अगली स्टोरी क्या है, ठीक है, वक्फे के बाद। ओके, पॉज कर दीजिए वीडियो को। यासीन ना, ओके, यासीन पॉज। Okay, so now let's look at another concept. Now, pay attention class, pay attention. Now what will happen when you reduce a particular account receivable? अब देखें, वापस इस सिनेरियो पे आ जाएं। If a write off happens, तो हमने जब राइट ऑफ की एंट्री की तो हमने उस एंट्री में क्या किया था? Look at this entry. हमने इस एंट्री में क्या किया है? What have we done? हमने इस एंट्री में राइट ऑफ में क्या किया है? रिसीवेबल को क्रेडिट किया, तो रिसीवेबल क्या हो गया? रिसीवेबल को क्रेडिट किया तो रिसीवेबल क्या हो गया? क्या हो गया? कम या ज्यादा? कम हो गया। ओके, हमने रिसीवेबल को कम किया। ओके, अलाउंस को क्या किया हमने? डेबिट किया। अलाउंस को जब डेबिट किया तो अलाउंस क्या हो गया? कम या ज्यादा? कम या ज्यादा? देखिए, अलाउंस कॉन्ट्रा एसेट है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, अगर आपने उसको डेबिट कर दिया तो वो भी कम हो गया। तो यानी अकाउंट रिसीवेबल भी आपने कम कर दिया और आपने अलाउंस भी कम कर दिया, क्योंकि क्या हुआ था, एक कस्टमर राइट ऑफ हो गया, चला गया, मर गया, बैंकरप्ट हो गया, भाग गया, व्हाटएवर, तो राइट ऑफ कर दिया उसको। जब उसको राइट ऑफ किया तो अकाउंट रिसीवेबल को भी कम कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को कम कर दिया क्योंकि अब वो रिसीवेबल नहीं रहा मेरा, अब तो वो भाग गया, बस चला गया, मर गया, नहीं हो सकता। ओके,
उसके अगेंस्ट, इस रिसीवेबल के अगेंस्ट मैंने अलाउंस क्रिएट किया था, वो अलाउंस भी अब मुझे चाहिए कि कम कर दूं, क्योंकि वो तो अब बस बीच में से चला गया। मैंने कहा था कि उसके पैसे भी इसके अंदर रख दो कि ये पैसे नहीं देगा, तो अब तो वो है ही नहीं, तो बस वो पैसे नहीं देगा तो उसके पैसे बीच में से हटा दो वापस, तो वो भी कम कर दिया। अब जरा इधर आए वापस, अकाउंट रिसीवेबल माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, इसी तरह करते हैं ना आप, तो एनआरवी आता है, ये एनआरवी है, इसी तरह करते हैं ना। अकाउंट रिसीवेबल माइनस एनआरवी माइनस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट विल गिव यू एनआरवी। इस एंट्री के थ्रू दोनों चीजें माइनस हो गई। तो अगर मैं यहां पे अकाउंट रिसीवेबल से 100 रुपए माइनस कर दूं तो अकाउंट रिसीवेबल कितना बच जाएगा? 9 अकाउंट रिसीवेबल कितना रह जाएगा? 1000. 200 में से 1200 1200 माइनस 100 इक्वल्स 1100। ठीक, अच्छा। अलाउंस, इसमें से भी 100 ही माइनस करूंगा ना, एंट्री तो सेम होगी, अमाउंट तो सेम होगी ना, अमाउंट तो सेम होगी, जितने अकाउंट रिसीवेबल कम करूंगा उतना अलाउंस भी कम करूंगा। ओके, इसमें से भी 100 माइनस कर दिया, ये कितना हो गया? ये 120 था, 20 रह गया। एनआरवी कितना हो गया? 1080। आप लोग की मैथ्स इंतहाई वीक है क्लास। विद दिस मैथ्स यू कैन नॉट, वेरी सॉरी, यू कैन नॉट पास योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू। ठीक है, सो यू नीड टू इंप्रूव योर एडिशन सब्ट्रैक्शन स्किल्स। ओके, सो नाउ योर एनआरवी इज 1080। अब इससे पहले एनआरवी कितनी थी? अभी एनआरवी कितनी है? क्यों? दोनों से सेम वैल्यू माइनस कर दी ना। अगर सब्ट्रैक्टिंग 10 फ्रॉम बोथ साइड्स, याद है इक्वेशंस में हम करते थे, एडिंग 10 टू बोथ साइड्स, अगर आप दोनों साइड्स पे एक ही किस्म का काम करेंगे तो उसका रिजल्टेंट वुड रिमेन द सेम। यहां से भी मैंने 100 माइनस कर दिया, यहां से भी 100 माइनस कर दिया, तो रिजल्टेंट वुड रिमेन दी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी डू अ राइट ऑफ, इट विल नॉट चेंज माय एनआरवी। एनआरवी की अमाउंट चेंज नहीं होगी। राइट ऑफ से एनआरवी की अमाउंट चेंज नहीं होगी, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल में से भी माइनस होती है एक अमाउंट, और सेम अमाउंट अलाउंस में से भी माइनस हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई एनआरवी वुड नॉट चेंज। Assume that before this entry the account receivable balance was 10,000. अब इस क्वेश्चन के ऊपर आए, बिफोर राइट ऑफ, ठीक है, बिफोर राइट ऑफ, बिफोर राइट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कितना था? अकाउंट रिसीवेबल कितना था? 10,000. ओके, एंड द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट बैलेंस वाज 2500. इसमें से लेस होता है अलाउंस, लेस अलाउंस, allowance is 2500. So what is your NRV over here? 7,500. NRV is 7,500. This is before write off. Okay, now write off में क्या होगा? write off में आपने क्या किया? अभी इससे पिछली एंट्री में जेसन क्लार्क जो था, जेसन क्लार्क चला गया, उसका अमाउंट कितना था? 500, 500। तो इन दोनों में से 500 माइनस करेंगे, इन दोनों में से 500 माइनस करें, माइनस 500 माइनस 500। तो आफ्टर राइट ऑफ, आफ्टर राइट ऑफ, व्हाट विल बी माय अकाउंट रिसीवेबल? 9,500. 500. व्हाट विल बी माय अलाउंस? 2,000. 2000. व्हाट विल बी माय एनआरवी? 7,500. सो एनआरवी रिमेन्स दी सेम। ठीक है, आप लोग राइट ऑफ से पहले और राइट ऑफ के बाद एनआरवी सेम रहती है, एनआरवी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या क्या काम किया? हम लोगों ने अकाउंट रिसीवेबल पहले क्रिएट किया, हमने क्रेडिट पे सेल्स की, फिर हमने कहा कि इसमें से कुछ लोग पैसे वापस नहीं करते, हमने अलाउंस को क्रिएट किया। ठीक है, अलाउंस को क्रिएट किया, अलाउंस को जो हमने क्रिएट किया, तो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट हमेशा क्या होता है? अलाउंस, अलाउंस क्या होता है हमेशा? क्रेडिट होता है, राइट ऑफ डेबिट। ठीक है, अलाउंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि अलाउंस
कॉन्ट्रा एसेट है, इतना इस तरह याद रखें कि अलाउंस कॉन्ट्रा एसेट है, तो कॉन्ट्रा एसेट है तो हमेशा क्रेडिट होगा। अलाउंस जो है ना और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक तरह की चीजें हैं। सी से कॉन्ट्रा, सी से क्रेडिट। वाओ। सही है, ये भी अच्छा है, ठीक है, ये भी अच्छा है, इस तरह याद कर लो, ठीक है। अलाउंस क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होता है? डेबिट क्या होता है? जब हम अलाउंस को क्रिएट करते हैं, डेबिट क्या चीज होती है? डेबिट क्या चीज होती है? अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, ठीक है, ये डेबिट होता है, ये एक्सपेंस है, ये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट कॉन्ट्रा एसेट है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट से माइनस हो जाएगा। ओके, हमने ये कर दिया। फिर हम कहते हैं कोई कस्टमर नहीं आता, मर गया, बैंकरप्ट हो गया, राइट ऑफ कर दो। राइट ऑफ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे क्लास? राइट ऑफ के लिए अलाउंस को आप लोग क्रेडिट करते थे ना, अब इसको डेबिट कर दें, ठीक है, इसको डेबिट कर दें और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दें। ये कर दिया ऑपोजिट, ठीक है, इस एंट्री का ऑपोजिट किया। लेकिन यहां पर एक्सपेंस को वापस तो खत्म नहीं कर सकते ना, अब मैंने एक बार एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, उसको दोबारा खत्म नहीं करता, मैं उसकी बजाय अकाउंट रिसीवेबल को हटा देता हूं, अकाउंट रिसीवेबल को खत्म कर देता हूं, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल को खत्म कर दिया। ये हो गया राइट ऑफ, ये हो गया राइट ऑफ की एंट्री। और हमने कहा कि राइट ऑफ से आपके एनआरवी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अब एक और सिचुएशन, ट्विस्ट, स्टोरी चेंज हो गई। हमने कहा था कि वो कौन भाग गया था? अली भाग गया था, अली वापस आ गया, अली वापस आ गया। अच्छा, अली वापस आ गया। अब अगर अली वापस आ गया तो फिर क्या करेंगे? वो तो मारेंगे तो सही, वो तो अलग बात है, लेकिन एंड अकाउंट्स में क्या करेंगे? दोबारा अकाउंट बनाएंगे उसके लिए। लेकिन आपने कहा कि तो हमने राइट ऑफ कर दिया ना, तो फिर न्यू अकाउंट, न्यू अकाउंट बनाएंगे फिर उसको। उसको दोबारा हाँ, उसको दोबारा क्या करेंगे? रीओपन, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, रीइंस्टेट करेंगे। ओके, अच्छा, तो क्या करेंगे? ये राइट ऑफ की एंट्री थी ना, इसको उठाकर ऑपोजिट सब, ये फिर से डेबिट क्रेडिट। हाँ, दोबारा कर देंगे। देखें, सब्सिक्वेंट कलेक्शंस, subsequent collections require that the original right of entry be reversed, उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे उसका, बिफोर द कैश कलेक्शन इज रिकॉर्डेड। अब अली वापस आया, अली के सर आई एम वेरी सॉरी, आपने हमारे साथ इतना अच्छा किया, मैं कर्जे पे चीज़ें दी, ठीक है, और मैं चला गया था, मेरी मजबूरी थी और कोई मसला नहीं था। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। अली कहेगा ये पैसे वापस ले लें, मैंने आपके पैसे देने थे, ये पैसे वापस ले लें। अब अली जब मुझे पैसे देगा तो मैंने कैश रिकॉर्ड करना है ना, ठीक है, मैं कैश रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ दिमाग में रखें कि मैंने अली को अपने अकाउंट से हटा दिया था, अब इसको दोबारा रीइंस्टेट करना है। उसको रीइंस्टेट करने के लिए इस एंट्री को रिवर्स कर दे, मतलब अकाउंट रिसीवेबल को मैंने क्रेडिट किया था तो अकाउंट रिसीवेबल को वापस डेबिट कर दें और अलाउंस को क्रेडिट कर दें, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट। अच्छा, ये कर दिया, अली ने मुझे पैसे भी दिए, तो जब अली ने मुझे पैसे दिए तो फिर कैश को क्या कर दूंगा? कैश को डेबिट कर दूंगा, ठीक। और अली मेरा क्या था? डेटर था, अकाउंट रिसीवेबल था ना मेरा, तो जब अली ने मुझे पैसे दिए तो एक तो कैश ज्यादा हो गया और अकाउंट रिसीवेबल कम हो गया ना, तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर। ये ले जी, अली वापस आया तो हमने ये एंट्री कर दी, दो एंट्रीज की। तो इसका मतलब ये है कि जब राइट ऑफ करेंगे तो एक एंट्री करेंगे, जब राइट ऑफ का रिवर्स करेंगे, रिवर्सल, तो फिर दो एंट्री करेंगे, एक करेंगे उसको उसी एंट्री को रिवर्स और एक कैश की एंट्री भी करेंगे, क्योंकि उसने मुझे पैसे दे दिए तो कैश की एंट्री कर देंगे। क्लियर? 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 तो हम लोगों ने एक स्टोरी आज पढ़ी, कि अगर पे अटेंशन क्लास, एक स्टोरी आज पढ़ी कि जब हम लोग सेल करते हैं, हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, ठीक, क्रेडिट पर भी सेल करते हैं कैश के अलावा, और हम अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट कर देते हैं। अगर कुछ लोग टाइम पर पैसे ना दें तो जब पीरियड ख़त्म हो, ईयर ख़त्म हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी हो, तो हमें फिर करना पड़ता है, उसका अलाउंस बनाना पड़ता है, अलाउंस को क्रिएट करना पड़ता है।
अलाउंस को क्रिएट करने के लिए आपको अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस, एक एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस, अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देंगे और अलाउंस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अलाउंस को हम इसलिए क्रेडिट करेंगे क्योंकि अलाउंस का अकाउंट जो है वो एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, इस वजह से उसको क्रेडिट करेंगे। अनकलेक्टेबल अकाउंट एक्सपेंस एक एक्सपेंस का अकाउंट है जो कि इनकम समरी में और फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। अनकलेक्टेबल अकाउंट, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है जो कि बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल के नीचे से माइनस हो रहा होगा, और जब माइनस होकर जो अमाउंट आती है उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका मतलब है कि कितने पैसे वापस मिलेंगे, अंदाजन एस्टिमेटेड है। ओके, ये हो गया। फिर अगर मुझे कंफर्म हो जाए कि कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा, या वो मर जाए, या वो बैंकरप्ट हो जाए, या वो मुल्क छोड़ के भाग जाए, ठीक है, एग्जाम्पल्स, तो फिर हम लोग उसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जो उसका अकाउंट रिसीवेबल है उसको भी कम कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं, और जो उसका अलाउंस क्रिएट किया था उस अलाउंस को भी कम कर देते हैं, तो अलाउंस को डेबिट कर देते हैं। इसको राइट ऑफ करने से एनआरवी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, आगे जाएं। लेकिन जब वो वापस आ जाए, वो कस्टमर, इफ द कस्टमर कम्स बैक, तो फिर उसको दोबारा से रीइंस्टेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपने राइट ऑफ की एंट्री की है उसको रिवर्स कर दें। रिवर्स करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल को दोबारा डेबिट कर देंगे, मतलब दोबारा क्रिएट हो गया। अलाउंस को क्रेडिट कर देंगे, अलाउंस भी क्रिएट हो गया। उसने पैसे दे दिए, कैश को डेबिट कर देंगे, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। सो दिस इज वन स्टोरी वी हैव डन टुडे, और उसकी सारी एंट्रीज भी हम लोगों ने कर दी हैं। और इसके बाद जो अगली स्टोरी होगी वो फिर देखना होगा कि ये जो एस्टिमेट आपने लगाया था